इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे पूंजी का परिचय। आ, पूंजी किसे कहते हैं, व्यवसाय में पूंजी कहाँ से आती है और व्यवसाय में पूंजी का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। इन चीज़ों को हम ये मॉड्यूल में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूंजी किस चीज़ को कहते हैं, ये पॉइंट से आपको याद दिलाना चाहूँगा मैं 4C+E के बारे में। ये जो ढांचा हमने देखा लाभप्रदता के लिए, उसमें 5 चीज़ें थी। पहला था कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स। दूसरा सी था कैपेबिलिटीज, जिसको हम क्षमता कहेंगे। तीसरा था लागत और प्रॉफिट, कॉस्ट और प्रॉफिट। चौथा सी था कैपिटल, जिसको हिंदी में हम कहेंगे पूंजी। और पांचवा जो है ई, वो व्यवसाय का माहौल। तो अब गौर करेंगे पूंजी के तरफ। ये चौथा सी जो है 4C+E में, उस पर ये मॉड्यूल में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले पूंजी का मतलब क्या है। तो पूंजी वह धन है जो व्यवसाय में कुछ चीजों के लिए आवश्यक है। तो कौन सी चीजें होती है वैसे? तो देखते हैं पहला टाइप, जिसको हम कहेंगे अचल पूंजी या फिक्स्ड कैपिटल, जिसके लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है। और ज्यादातर फिक्स कैपिटल का प्रयोग एसेट्स को खरीदने के लिए किया जाता है, जैसे मशीन है या कोई बिल्डिंग है आपकी या कोई स्टोरेज फैसिलिटी है आपके बिजनेस की। तो ये खरीदने के लिए आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज है जिसको हम कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल कहेंगे। उसके लिए जो लगता है पैसा, ये भी पूंजी में शामिल है। और वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि रोजमर्रा की चीजों के लिए, जैसे कुछ आप सामग्री खरीद रहे हो या किराया दे रहे हो या वेतन दे रहे हो, इन चीजों के लिए जो पैसा आपको देने की जरूरत है, उसको हम वर्किंग कैपिटल में डालते हैं। तो पूंजी सिर्फ व्यवसाय के शुरुआत में ही नहीं, बल्कि उसको चलाने में और उसको विकसित करने के लिए भी आवश्यक धनराशि है। और पूंजी में ये दो चीजें शामिल है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो आइए देखते हैं फिक्स कैपिटल की तरफ पहले। और खास करके हमको ये देखना है कि हम इसका अनुमान कैसे लगाते हैं कि कितना फिक्स कैपिटल बिजनेस को चाहिए। तो हर बिजनेस में शुरुआत में हो या उसको चलाने में हो या उसको ग्रो करने के लिए, मतलब उसको बढ़ाने के लिए आगे, फिक्स कैपिटल की आवश्यकता होती है। और कई सारे कारणों के ऊपर ये निर्भर है कि कितना फिक्स कैपिटल आपको चाहिए। सबसे पहला तो आप आसानी से सोच सकते हो कि भाई अगर बिजनेस चालू करना है तो कुछ मशीन चाहिए या कुछ सुविधाएं चाहिए उत्पादन के लिए। तो उसको खरीदने के लिए जो पैसा आपको चाहिए, वो फिक्स कैपिटल में जाएगा। पर आपको ये भी सोचना है कि भाई खरीद तो लिया है, क्या ये अगले 2-3 सालों के लिए ठीक है, पर्याप्त है? क्योंकि आप आज मशीन खरीद के, ऐसा ना हो कि भाई 3 महीने के बाद ये मशीन से काम नहीं हो रहा है, एक बड़ा, इससे और बड़ा मशीन खरीदना चाहिए। इससे आपका पैसा बेफालतू वेस्ट हो गया है। तो ये सोचना पहले से ही चाहिए कि भाई 2-3 साल के बाद भी ये मशीन काम आना चाहिए। तो ये भी एक कारक है जिसके कारण आपका फिक्स कैपिटल बढ़ सकता है बिजनेस में। फिर आपको ये भी सोचना है कि भाई अगर ले रहे हैं मशीन, तो क्यों ना इसको किराए पे खरीदे, किराए पे ले खरीदने से। और क्या ये बेहतर रहेगा किराए पे लेना खरीदने से? तो ऐसी चीजों के बारे में हम जो जब सोचते हैं, तब हमको पता चलता है कि फिक्स कैपिटल कितना लग सकता है बिजनेस के लिए। ये 3 उदाहरण दिया है मैंने, ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ 3 चीजों को ही देख के हमको फिक्स कैपिटल का अनुमान लगाना है। पर मिसाल के तौर पे
ये 3 चीजों को लेके आपको सोचना है कि भाई इस तरह से आपको सोच के ही पता चलेगा कि आपको फिक्स कैपिटल कितना चाहिए बिजनेस में। आपको 4C+C में याद होगा एक सी था जिसका नाम है कैपेबिलिटीज, हिंदी में उसको कहेंगे हम क्षमताएं। और ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिसको लेके हम फिक्स कैपिटल की बात कर सकते हैं। तो क्षमताएं के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तब हमें पता चलता है कि कितना फिक्स कैपिटल चाहिए बिजनेस में। तो एक बार और याद दिलाना चाहूंगा कि क्षमताएं का मतलब क्या है। तो क्षमताएं हमको क्या बताती है? दो चीजें बताती है। एक तो व्यवसाय क्या कर सकता है, और दूसरी चीज यह है कि व्यवसाय क्या नहीं कर सकता है। इसका मतलब है आपकी काबिलियत क्या है और आपकी काबिलियत क्या नहीं है। और ये क्षमताएं या काबिलियत समझने के लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। पहली चीज है कौशल, जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे स्किल्स। दूसरी चीज है उपकरण, जैसे मशीन है वगैरह। और तीसरी चीज आती है क्षमताओं में कि आपके पास, उद्यमी आप अगर हो, तो आपके पास कितना समय उपलब्ध है बिजनेस को देने के लिए। ये इसका भी समावेश क्षमताओं में होता है। तो ये 3 चीजों पर हम थोड़ी अब चर्चा करेंगे: कौशल, उपकरण और उपलब्ध समय। इन 3 चीजों को अगर देखेंगे तो उपकरण सीधा साधा बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ा हुआ है फिक्स कैपिटल से। तो अगर आपने उपकरणों के बारे में सोचा है तो आपको बस एक ही स्टेप और लेना है ताकि आपको पता चले कि इन उपकरणों को अगर आपने खरीदा है तो कितना पैसा आपको चाहिए जो फिक्स कैपिटल से आएगा। तो ये बिल्कुल सीधा साधा आइटम है। पर उपकरण क्यों चाहिए होता है बिजनेस में? तो सबसे बड़ा काम उपकरण ये देता है हमें कि जो भी आप चीज बना रहे हो बिजनेस में वो आसानी से बन पाए। और इसीलिए उपकरणों को क्षमताओं में शामिल किया जाता है, क्योंकि अगर उपकरण आपके पास है तो आपकी क्षमता बढ़ती है। पर उपकरण जो है वो तो फोकट नहीं आएगा। एक तो आपको खरीदना पड़ेगा उसको, या फिर किराए पर लेना पड़ेगा। और ये व्यवसाय के मालिक को सोचना जरूरी है कि भाई इसको खरीदे या इसको किराए पर ले, इसमें से बेहतर क्या होगा। तो सवाल ये है कि ये आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको किराए पर ले या इसको खरीदे। तो कुछ ऐसे कारक है जिनके बारे में आपको सोचना जरूरी है ताकि आप ये डिसाइड कर पाए कि नहीं भाई इसको खरीदना है, या ये डिसाइड करें नहीं इसको नहीं खरीदना है, इसको किराए पर लेना है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सोचो। अक्सर व्यवसाय जब शुरू हो रहा है, और जैसे कि कुछ पहले के महीने हैं व्यवसाय के, अक्सर वो टाइम में आपको, जैसे आपका कोई वाहन चाहिए आपको, या फिर मशीन चाहिए, तो बेहतर ये है कि आप किराए पर ले, और खरीदना इसको बेहतर नहीं होगा, क्योंकि व्यवसाय की ये शुरुआत है। हो सकता है व्यवसाय ठीक से चले, हो सकता है व्यवसाय ठीक से ना चले। अगर व्यवसाय ठीक से ना चले और आपको बंद करना पड़ा, तो आपका जो ये जो पैसा सब गया है इसमें खरीदने के लिए, वो तो सब बर्बाद हो गया। तो ये शंका आपके मन में होनी चाहिए शुरुआत में कि भाई व्यवसाय चलेगा या नहीं चलेगा। और आप खुद का बोझ जो है उसको कम करना चाहिए। अगर आपने रेंट पे लिया है, किराए पे लिया है, तो ज्यादा बोझ नहीं आएगा शुरुआत के महीनों में। पर आपने अगर खरीद लिया झट से, तो बोझ बढ़ जाएगा आपका। तो दो चीजें हैं। अगर आप शुरुआत के महीनों में
खरीदने के बजाय किराए पर जब कोई मशीन लेते हो तो दो चीजें होती है। एक तो आपको हर महीने जो धन आपको देना पड़ता है किराए का, उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है अगर आप ये मशीन खरीद लो उसके कंपैरिजन में। और दूसरी चीज यह है कि आपकी जोखिम कम हो जाती है। जैसे मैंने कहा, बोझ आपका कम हो जाता है, जोखिम कम हो जाती है। और एक बार अगर व्यवसाय सफल हो गया, कुछ महीनों के बाद में आपको लगा है ठीक है भाई, अब तो बिजनेस ठीक चल रहा है, तो आप खरीद सकते हैं। पर उस वक्त भी आपको यह सोचना है कि नया खरीदना है मशीन, या कोई पुराना अगर मिल रहा है सस्ते में तो खरीदना है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको हर बार यह सोचना है कि आपका बोझ कैसे हल्का करे शुरुआत में बिजनेस के। और जब बिजनेस थोड़ा सफल हो जाए, तभी भी आपको यह सोचना जरूरी है कि अगर आपका बोझ आप कम कर पा रहे हो कोई पुराना मशीन खरीद के, तो आप उसके बारे में सोच सकते हो। तो दो चीजों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप कुछ चीज खरीद रहे हो तो आपको इकट्ठा पैसा देना पड़ेगा। पर अगर आप किराए पे ले रहे हो तो थोड़ा पैसा नियमित तौर से खर्च करना पड़ेगा आपको। तो आपके बिजनेस का स्वरूप देख के आपको डिसाइड करना है कि खरीदना चाहिए या किराए पे लेना चाहिए। हो सकता है कुछ चीजें किराए पर अवेलेबल नहीं है, तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि कोई पुराना मशीन आपको नहीं मिलेगा। अगर मिला तो इतना खराब है कि उसका मेंटेनेंस करते करते आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो इन चीजों को भी आपको साथ में रखना है डिसाइड करने से पहले कि उपकरण को खरीदना चाहिए या किराए पर लेना चाहिए। पर मान लो अगर आपने खरीदने का फैसला किया है, तो जब ऐसा फैसला आप करेंगे तो फिक्स कैपिटल जो आवश्यक है बिजनेस के लिए वो बढ़ जाएगा। पर ये सिर्फ एक बार आपको खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार खर्चा कर लिया, आपका मशीन आ गया आपके पास, अब फिर से उस पर पैसा डालने की जरूरत नहीं है। पर आप अगर किराए पर ले रहे हो तो आमतौर पर हर महीने कुछ ना कुछ राशि आपके जेब से, बिजनेस के जेब से बाहर चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपका फिक्स कैपिटल तो कम हो गया, पर आपका वर्किंग कैपिटल, उसकी आवश्यकता बढ़ गई है, क्योंकि हर महीने ये किराया आपको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आपका ये डिसीजन जो है खरीदने का या किराए पर लेने का, ये डिसीजन का प्रभाव पूंजी पर बहुत ही जरूरी है सोचना। प्रभाव आपका फिक्स कैपिटल पे होगा या फिर वर्किंग कैपिटल पे होगा, या हो सकता है दोनों पे हो। पर अगर आपने किराए पर लिया है कुछ मशीन, और मान लो अगर कुछ मशीन में प्रॉब्लम आ गई और मशीन काम करना बंद कर दिया, तो अक्सर आप मालिक के पास जा सकते हो कि भाई ये मशीन आपने जो दिया है वो खराब हो गया है, तो आप मुझे दूसरा दे दीजिए। अब ये आसानी से नहीं होगा, मालिक बोलेगा कि भाई आपने इसकी देखभाल ठीक से नहीं की है, इस आपके कारण ही ये खराब हुआ, ये सब होगा। पर कहने का मतलब ये है कि ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, किसी और की है, क्योंकि मशीन किसी और का है। तो हो सकता है आपको दूसरा मशीन मालिक से मिल जाए। कुछ चीजें और ऐसी है, सिर्फ मशीन और इक्विपमेंट की याद बात तो हो रही है, पर सिर्फ उसकी ही बात करना जरूरी नहीं है, और कई सारी चीजें हैं जिसका असर फिक्स कैपिटल पर पड़ता है। एक आइटम ऐसा है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिपॉजिट, या हिंदी में कहेंगे जमा की हुई राशि। अब कभी कभार आप जब उपकरण जैसे मशीन है या इवन आपका बिल्डिंग है किराए पर लेते हो, तो उसका मालिक आपको ये कहता है कि भाई ये
मशीन तो आप ले जा रहे हो, पर क्या गारंटी है कि आप इसकी देखभाल ठीक से करेंगे? हो सकता है आप लेके भाग जाए, कभी वापस ही नहीं करे। तो इसके लिए मुझे सुरक्षा डिपॉजिट अभी आप दीजिएगा, और जिस दिन आप ये मशीन वापस ले आएंगे उस दिन हम आपको डिपॉजिट वापस दे देंगे। या अगर आप किराए पर बिल्डिंग ले रहे हो, तो जिस दिन आप बिल्डिंग छोड़ देंगे उस दिन आपका डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि भले ही आपने चीज या मशीन किराए पर लिया है, और किराया जो मशीन का है वो वर्किंग कैपिटल पर असर करेगा, पर वो मशीन के लिए आपको अगर डिपॉजिट देना है तो उसका असर फिक्स कैपिटल पे पड़ेगा। तो दो चीजें होगी इसमें। एक, आपका नियमित रूप से महीना महीना के महीने कुछ पैसा जाएगा जेब से बिजनेस के, जिसका असर वर्किंग कैपिटल पे पड़ेगा। और अगर डिपॉजिट देना है आपको तो उसका असर आपके बिजनेस के फिक्स कैपिटल पर पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और चीजें होती है अक्सर बिजनेस में, जैसे लाइसेंसेस। तो अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हो या कैंटीन चला रहे हो, तो आपको अक्सर कम से कम दो लाइसेंस आपको लगेंगे। एक जिसका नाम है ट्रेड लाइसेंस, और दूसरा है, अगर आप खाने की चीजें बना रहे हो तो वो खाने की चीज बनाने के लिए या तैयार करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, उसको फूड लाइसेंस कहते हैं। तो ट्रेड लाइसेंस और फूड लाइसेंस आपको खरीदने पड़ेंगे, और अक्सर ये एक साल के लिए होते हैं। कई बार कई शहरों में या कई कई राष्ट्रों में अम, अक्सर आप 2 साल का 3 साल का लाइसेंस ले सकते हो, पूरा 3 साल का राशि का भुगतान करके थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। तो भले ही आप 1 साल का लो, 2 साल का लो, 3 साल का लो, जो भी है, पर ये जो राशि आपकी जाएगी वो वन टाइम जाएगी जेब से। तो ये इसका मतलब है ये राशि का फिक्स कैपिटल पर असर पड़ेगा। और अगर 1 साल का आपने लाइसेंस लिया तो अगले साल क्या होगा? आपको रिन्यू करना पड़ेगा लाइसेंस, नवीकरण जिसको कहेंगे हम। तो नवीकरण के लिए भी फिर से पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ये भी फिक्स कैपिटल से आता है। तो सिर्फ मशीनरी की बात नहीं है, ये सारी कई सारी चीजें भी साथ साथ आती है बिजनेस में, जिसका असर फिक्स कैपिटल पे पड़ता है। एक और चीज है जिसको हम ट्रेनिंग्स कहेंगे। अब कुछ कुछ व्यवसाय में कुछ हटके कौशल की जरूरत होती है, जो अक्सर आम आदमी के पास नहीं होता है। अब जैसे किराने की दुकान में कोई ज्यादा कौशल की जरूरत नहीं है, पर आप अगर ब्यूटी पार्लर का बिजनेस लगा रहे हो तो कौशल है जो हटके है, जो आमतौर पर किसी हमारे आपके मेरे पास नहीं होती। वो कौशल वो सीखना पड़ता है, और ये सीखने के लिए हमको प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, और उसके लिए पैसा लगता है। अब जैसे आप मोबाइल रिपेयर का शॉप डाल रहे हो, तो मोबाइल आपने कभी खोल के देखा ही नहीं है, तो आप कैसे मोबाइल रिपेयर करेंगे? तो आपको जाके सीखना पड़ेगा कि भाई मोबाइल को किस तरह से रिपेयर करते हैं। अगर इस तरह से प्रॉब्लम आया तो इसको इस तरह से रिपेयर करना है, अगर उस तरह का प्रॉब्लम आया तो उसको उस तरह से रिपेयर करना है। ये किसी कोई ट्रेनर ही आपको समझा पाएगा। तो ये फ्री तो नहीं होगा, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये ट्रेनिंग के का जो कॉस्ट है वो भी फिक्स कैपिटल के रूप से गिना जाना चाहिए। और सोचना आपको यह है कि आप ट्रेनिंग के लिए बार बार तो नहीं जाएंगे, हर महीने नहीं जाएंगे आप ट्रेनिंग के लिए, एक ही बार जाएंगे। तो इसीलिए ये फिक्स कैपिटल से आएगा, वर्किंग कैपिटल से नहीं आएगा, क्योंकि ये बार बार जाने की जरूरत नहीं है। और ये प्रशिक्षण आपका कुछ सालों तक, कुछ वर्षों तक जरूर चलेगा। हो सकता है कोई नया नया हेयर स्टाइल का आ गया,
बाजार में, तो आपको फिर से ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। अगर आपका ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है तो हो सकता है आपको 2-3 साल के बाद फिर से एक बार ट्रेनिंग को जाना पड़े, पर हर महीने जाने की जरूरत अक्सर नहीं होती है, इसीलिए हम इसको फिक्स कैपिटल में शामिल करेंगे, वर्किंग कैपिटल में नहीं। तो आपको एक अभ्यास दे रहे हैं, आपको दो व्यवसायों के बारे में सोचना है। एक जो आपका खुद का है, और दूसरा है कोई आपके फ्रेंड हो या आपके कोई रिश्तेदार हो जो चला रहे बिजनेस आपके गांव में। ये भी हो सकता है अगर आपका खुद का नहीं है तो। और दूसरा बिजनेस जो अभी तक बिजनेस नहीं है पर सिर्फ आइडिया है आपके मन में, ये दूसरा है। तो फिर से दोहरा रहा हूं मैं, एक बिजनेस आपका खुद का है, अगर आपका खुद का बिजनेस नहीं है तो आपके रिश्तेदार है, कोई फ्रेंड है जिसके पास आप चर्चा उसके बारे में कर सकते हो। ये पहला बिजनेस है, आपको उसके बारे में सोचना है। और दूसरा बिजनेस है जो आइडिया है बिजनेस का आपका, अभी तक आपने शुरुआत नहीं की उस बिजनेस की, ये सिर्फ आइडिया आपके मन में है। तो इन दो बिजनेसों को लेके आपको कुछ चीजें करनी है। तो दोनों व्यवसायों के लिए आपको सबसे पहले आवश्यक उपकरणों की सूची बनाना है। फिर आपको हर आइटम जो है सूची का, उसके बारे में उसकी कीमत का अनुमान लगाना है। और आपको ये भी अनुमान लगाना है कि भाई आपने अगर नया खरीदा है तो कितने में आएगा, और सेकंड हैंड आप खरीदेंगे तो कितने में आ सकता है। तो ये अनुमान आपको लगाना है। फिर आपको ये भी सोचना है कि इसमें ये जो आइटम्स है आपकी सूची में, इसमें से कौन से आसानी से और उचित लागत पर किराए पर लिए जा सकते हैं। हो सकता है कुछ चीजें है किराए पर, हो सकता है कुछ चीजें नहीं मिलती है किराए पर। तो इसके बारे में आपको सोचना है पॉइंट नंबर 3 में। और ये सोचने के बाद आपकी सूची में कुछ चीजें बचेगी जिसके लिए आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको खरीदना ही पड़ेगा उन चीजों को। उन चीजों की अलग सूची आप बनाइएगा। तो दो सूचियां आपकी 4 पॉइंट के बाद बन जाएगी। एक सूची में आप जो मशीन या उपकरण है जिसको आप किराए पर लेंगे, और दूसरी सूची में उन चीजों को शामिल करेंगे आप जिनको आपको खरीदना पड़ेगा। इसके बाद में आपको और कुछ चीजें करनी है। अगर आप किराए पर जो चीजें ले रहे हो तो आपको ये भी सोचना है कि क्या कुछ डिपॉजिट देना जरूरी है। अगर है तो उन राशियों की एक आपको सूची बनानी है। फिर आपको ये भी सोचना है कि भाई अगर इस तरह का बिजनेस है तो इसके लिए किन लाइसेंसों की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो कितना पैसा उसमें डालना चाहिए। फिर आपको ये भी सोचना है, खासकर दूसरा जो बिजनेस है जो अब सिर्फ आइडिया है आपके मन में, खासकर उसके लिए दोनों बिजनेसों के लिए ये सोचना, पर दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या आपके पास कौशल है, या वो कौशल प्राप्त करने के लिए आपको प्रशिक्षण लेने की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो कितना पैसा चाहिए। और ये सब अगर आपने पॉइंट नंबर 1 से लेकर 7 तक चीजें की है, अब आप सारे राशियों को जोड़ के ये आप बोल सकते हो कि भाई आपको फिक्स कैपिटल कितना चाहिए। उसमें शामिल होंगे चीजों या उपकरण जो आप खरीदेंगे। अगर आप किराए पे ले रहे हो पर उसके लिए आपको अगर डिपॉजिट लेना है तो वो भी शामिल होगा उसमें। अगर आपको लाइसेंस खरीदने हैं तो वो शामिल होंगे, और आपको अगर ट्रेनिंग के लिए जाना है तो वो ट्रेनिंग या प्रशिक्षण का खर्च भी उसमें शामिल होगा। तो इस तरह से आपको कुल फिक्स कैपिटल कितना लगेगा ये आपको निकालना है।
और ये होने के बाद आपको आपका जो उत्तर है वो प्रस्तुत करना है औचित्य के साथ। जिसका मतलब है आपको जस्टिफाई करना है कि हाँ, मैंने उसको खरीदने का निर्णय लिया है, किराए पर लेने का निर्णय नहीं लिया है इस कारण के लिए। इसको हम औचित्य कहेंगे या जस्टिफिकेशन कहेंगे। तो उसके साथ आपको प्रस्तुत करना है आपका उत्तर। तो आइए आगे चलते हैं। तीसरा आइटम है वर्किंग कैपिटल, और यहां हम डिस्कस ये करेंगे कि इसका अनुमान कैसे लगाते हैं कि कितना वर्किंग कैपिटल आवश्यक है बिजनेस के लिए। तो एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको, वर्किंग कैपिटल क्या चीज है। तो वर्किंग कैपिटल जो रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए, उन गतिविधियों को चलाने के लिए जो आपको धन की आवश्यकता है, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और उसमें कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे आपको कच्चा माल खरीदना है, ये रोजमर्रा की चीज है आपकी, या फिर वेतन दे रहे हो आप नौकर आपके जो है या खुद को, या फिर किराया दे रहे हो हर महीने। तो ऐसी चीजों को शामिल हो अक्सर किया जाता है वर्किंग कैपिटल में। पर आपको ये याद रखना है कि अगर आप कुछ चीजें खरीद रहे हो, जैसे भूमि है, मशीन है, तो ये चीज पर जो पैसा आपका जाएगा, ये वर्किंग कैपिटल में शामिल नहीं होता है, वो फिक्स कैपिटल में शामिल है, जो हम देख चुके हैं पहले। तो ये मुख्य बिंदु है, वर्किंग कैपिटल एक व्यवसाय के लिए अपनी दैनिक गतिविधियों को चलाने के लिए आवश्यक धन है। तो सवाल यह है कि हम कैसे अनुमान करें कि कितना वर्किंग कैपिटल जरूरी है बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए आपको कि भाई ये वर्किंग कैपिटल कितने दिन के लिए आपको कैलकुलेट करना है। और मेरा सुझाव ये है कि आमतौर पर व्यवसाय में वर्किंग कैपिटल की गणना 1 महीने के लिए करना जरूरी है। अब कुछ कुछ बिजनेस है, जैसे सब्जी की ट्रेडिंग की दुकान है, जिसमें आप रोज जाके सब्जी खरीदेंगे और रोज सब्जी बेचेंगे आप। तो ऐसे बिजनेस में आपको हर दिन के लिए भी वर्किंग कैपिटल की गणना करना जरूरी होती है। तो आपको ये सोचना है कि आपका जो बिजनेस है उसमें 1 महीना वाकई जरूरी है, या 1 सप्ताह का करना है, या 1 दिन का करना है। ये सोचना महत्वपूर्ण है। तो आपकी जो ये अवधि है, यह आपको डिसाइड करनी है। पर सुझाव ये है अक्सर कि 1 महीने का वर्किंग कैपिटल आपको जानना जरूरी है। 1 महीने का करने के बाद आपको ये अगर लग रहा है कि नहीं भाई रोज का भी करना जरूरी है, तो आप शौक से कीजिए, बिल्कुल करना ही चाहिए फिर। अगर खास तर आपका अगर सब्जी के ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो 1 महीने से कुछ नहीं होने वाला है, रोज आपको कुछ ना कुछ होने वाला है, खरीदना पड़ेगा सब्जी, उसके लिए पैसा शायद आपकी जेब में ना हो। तो रोज वर्किंग कैपिटल का की गणना करना आवश्यक है अगर सब्जी ट्रेडिंग का बिजनेस है आपका। और आगे चल के यही मॉड्यूल में हम ये भी देखेंगे कि आपका अगर व्यवसाय मौसमी है, सीजनल बिजनेस जिसको कहेंगे, तो ऐसे बिजनेसों में वर्किंग कैपिटल की गणना कैसे और कितने समय के लिए, कितने अवधि के लिए करना जरूरी है, ये हम थोड़ा बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हम सरल बिजनेसों की तरफ देखेंगे जो सीजनल नहीं है। तो अगर आपने मान लिया कि हमको भाई 1 महीने का वर्किंग कैपिटल उसकी गणना करना जरूरी है, तो जो भी आपकी अवधि है, उस अवधि के लिए जो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए वो 4 चीजों पर निर्भर है। सबसे पहला आइटम है कि व्यवसाय में कितनी इन्वेंट्री आपको रखना जरूरी है। यह पहला आइटम है जिस पर आपका वर्किंग कैपिटल निर्भर करेगा। दूसरा है
कि अगर आप बेच रहे हो कुछ चीजों को तो उससे पैसा आएगा आपको। तो वो पैसे का इस्तेमाल करके व्यवसाय में आपके डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को भुगतान करने के लिए क्या आपके पास पर्याप्त पैसा है, ये आपको सोचना है। आपको याद होगा डायरेक्ट कॉस्ट में किस तरह की चीज जाती है, जैसे मजदूरी, किराया, वेतन, बिजली का बिल, ये सब चीजें डायरेक्ट कॉस्ट होती है अक्सर बिजनेस में। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा आपका किराया, ब्याज, ये चीजों को आप इनडायरेक्ट कॉस्ट में गिनेंगे। तो आपका रेवेन्यू पर्याप्त है या नहीं है, ये दूसरा पॉइंट है जो डिसाइड करेगा कि आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपका रेवेन्यू है 100 रुपया और आपका डायरेक्ट कॉस्ट है 200 रुपया और इनडायरेक्ट कॉस्ट है 300 रुपया, तो मुसीबत आ गई आपकी। 100 रुपया आपका रेवेन्यू है और 500 रुपए का तो आपका कॉस्ट है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका ये रेवेन्यू और ये कॉस्ट है तो आपका घाटा हो जाएगा महीने में। पर मान लो अगर 100 रुपया आपका कैश रेवेन्यू है और बाकी जो 900 रुपया रेवेन्यू है मान लो क्रेडिट रेवेन्यू है, वो अगले महीने आएगा, तो इस महीने कैसे चलाएंगे आप बिजनेस? क्योंकि आपके पास तो सिर्फ 100 रुपया आएगा कैश रेवेन्यू से। तो इसका मतलब है आपके पास वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है, क्योंकि आपका जो डायरेक्ट कॉस्ट है और इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो रेवेन्यू से, कैश रेवेन्यू से काफी बढ़ के है। तो इसीलिए ये दूसरा आइटम महत्वपूर्ण है। तीसरा है, ग्राहकों के लिए आपने जो क्रेडिट पॉलिसी चुनी है उसका असर, बहुत बड़ा असर वर्किंग कैपिटल पे पड़ता है। अगर आप ग्राहकों को बोल रहे हो कि भाई हाँ आराम से दे दो पैसा 3 महीने के बाद में, तो ये महीने का खर्च जो है डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कहाँ से आएगा? वर्किंग कैपिटल से आएगा वो फिर। और चौथा आइटम यह है कि सप्लायर के लिए आपने जो क्रेडिट पॉलिसी चुनी है उसका असर क्या होगा। तो आइए थोड़ा गौर से देखते हैं ये चारों चीजों की तरफ। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अगर आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके बिजनेस का बना हुआ है तो आसान है। अगर नहीं है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको याद होगा कैश फ्लो में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में आवर्ती या रिकरिंग चीजें और नॉन रिकरिंग चीजों को भी देखा है। आप आवर्ती चीजों पर आप गौर कीजिएगा। आवर्ती चीजें वो चीजें हैं जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जिसमें कैश इनफ्लो है और कैश आउटफ्लो भी आएगा। और अगर आपका आवर्ती कैश इनफ्लो 1000 रुपया है महीने का और आवर्ती कैश आउटफ्लो 1500 है, तो ये दो नंबर में जो फर्क है 1500 से अगर आप 1000 को घटा देंगे तो 500 रुपया आपका बचेगा, जो आपके पास नहीं है, क्योंकि 1500 आउटफ्लो था और 1000 इनफ्लो था। तो आउटफ्लो कैसे होगा 1500 अगर आपके जेब में सिर्फ एक ही हजार है तो इसका मतलब है आपको 500 रुपया कहीं से लाना पड़ेगा जो आपके वर्किंग कैपिटल के लिए लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप आवर्ती कैश इनफ्लो से आवर्ती कैश आउटफ्लो को घटा दें तो जो बचेगा, अगर नंबर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब है आपको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। तो ये तभी हो पाएगा जब आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बना है। तो ना ही वो बना हुआ चाहिए, वो सटीक भी होना चाहिए। तो थोड़ा पहले हट के बात करेंगे इन्वेंट्री के बारे में और क्षमताओं के बारे में, क्योंकि इन दोनों चीजों का भी वर्किंग कैपिटल पर प्रभाव है। तो सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको इन्वेंट्री की। ये आप पढ़ चुके हो एक बार, पर एक बार फिर से दोहरा रहा हूं मैं। तो 3 तरह की इन्वेंट्री होती है, ये फ्लैशबैक है। एक कच्चा माल की इन्वेंट्री है,
दूसरा है, आप जब कच्चा माल खरीद के आप उस पर काम कर रहे हो, पर अंतिम उत्पाद तैयार नहीं है, जिसको वर्क इन प्रोग्रेस या WIP कहते हैं। और तीसरी टाइप की इन्वेंट्री है, जब कच्चा माल को लेके उत्पाद के रूप में तैयार हो जाए तो आप उसको बेच सकते हो। तो ऐसे जो तैयार उत्पाद है उसको हम तीसरे टाइप की इन्वेंट्री कहेंगे। तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स, ये तीन चीजों को, तीन तरह की इन्वेंट्री हर बिजनेस में लागू है। तो अधिकांश उत्पाद वाले जो बिजनेस है वो तीनों प्रकार की इन्वेंट्री आमतौर पर जरूरी होती है ऐसे बिजनेसों में। जैसे आम का अचार बना रहे हो आप, या फिर आप रेस्टोरेंट बिजनेस चला रहे हो, तो इनमें ये तीनों चीजें हो सकती है। पर आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे किराने की दुकान है जिसमें आप कुछ चीजें खरीद रहे हो और कोई वही चीजें बेच रहे हो, तो भले ही हम जो सामान खरीद रहे हैं वो बना हुआ है, फिर भी हम उन चीजों को कच्चा माल कहते हैं। भले ही वो बनी हुई चीज है, पर हमारे बिजनेस के लिए वो कच्चा माल है। तो ट्रेडिंग बिजनेस में अक्सर हम उसको कच्चा माल कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं कहते हैं, या फिनिश गुड्स भी नहीं कहते हैं, वो तैयार आपका कच्चा माल है। अगर आपका सेवा बिजनेस है तो अक्सर सेवाएं प्रदान करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, जिसको हम रॉ मटेरियल कह सकते हैं। जैसे आपकी पंक्चर मरम्मत की दुकान है, तो पंक्चर निकालने के लिए आपको रबर का पैच चाहिए, अब इसको हम कच्चा माल कहेंगे। तो अक्सर व्यवसाय जो सेवाएं वाले व्यवसाय है उनमें कच्चे माल की जरूरत कम होती है, पर थोड़ी बहुत अक्सर होती है जरूरत। तो आइए देखते हैं ये इन्वेंट्री का क्या प्रभाव है वर्किंग कैपिटल पर। अगर आपके बिजनेस में कोई आप चीज बना रहे हो, और अगर आप बहुत ही जल्दी से वो बना पाए और जल्द से जल्द आप इसको बेच सकते हैं, तो ये आपके लिए बढ़िया चीज है। क्योंकि अगर आपने जल्द से जल्द बना के ये चीज बेच दी है, तो आपको रेवेन्यू मिल जाएगा उसका। और जैसे ही रेवेन्यू आपके हाथ में कैश के द्वारा आ जाएगा, उस कैश का उपयोग करके आगे की अवधि के लिए आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हो। तो इसका मतलब है, आपका अगर रेवेन्यू झट से आ गया हाथ में, जेब में बिजनेस के, तो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता अगले अवधि के लिए कम हो जाएगी। तो इसीलिए इन्वेंट्री के बारे में सोचना जरूरी है। तो मान लो अगर आपकी किराने की दुकान है और आपने ढेर सारा 50 किलो चीनी खरीद लिया है, और आपको पता है कि हर महीने आप सिर्फ 10 किलो चीनी बेच रहे हो, तो आप ये चीनी तो 4-5 महीना चलेगी आपकी। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो पैसा है वो अटक गया इन्वेंट्री में, और इसका आप इस पैसे का, इस कैश का इस्तेमाल आपसे ठीक नहीं कर रहे हो, और इसके कारण हर महीने आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा। पर आप अगर सिर्फ 5 किलो चीनी ले आ रहे हो एक समय पर, तो आपको वो चीनी बेचने के लिए कुछ 10 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब है वो महीने का वर्किंग कैपिटल जो जरूरत है आपका, उसकी जरूरत कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वेंट्री सिर्फ आपकी 5 किलो की है, 50 किलो की नहीं है। तो ये रही बात, ज्यादातर ट्रेडिंग बिजनेस में इसका ज्यादा महत्व है, प्रोडक्शन में भी महत्व है, पर सर्विसेज में इसका महत्व कम है, क्योंकि सर्विसेज में आपका इन्वेंट्री ज्यादा नहीं होता है। पर आपको ये बात याद रखनी है कि भले ही इन्वेंट्री सर्विसेज बिजनेस में कम है, पर बाकी खर्च जो है, आपका वेतन है, किराया है, ये चीजें तो बनती रहेगी, चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका अगर सर्विस बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी कम है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ बात मैं सिर्फ इन्वेंट्री की कर रहा हूँ। तो बाकी चीजों को भी आपको मन में रखना जरूरी है, उसका भी असर वर्किंग कैपिटल पे है।
आइए देखते हैं अब क्षमताओं के तरफ और खासकर उपकरण के तरफ। आपको याद होगा उपकरण अगर आपने खरीद लिया है तो फिक्स कैपिटल पर प्रभाव करते हैं, पर उपकरण कुछ हद तक वर्किंग कैपिटल पर भी प्रभाव डालते हैं। अगर आपने उपकरण किराए पर लेने का निर्णय लिया है तो हर महीने आपको कुछ राशि देनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली इसका असर यह है कि आपका वर्किंग कैपिटल जरूरत है जो बढ़ जाएगी हर महीने। पर आप अगर खरीद भी लो कुछ चीज तो उसकी मरम्मत का खर्चा तो आता ही रहेगा आपको, या उसके लिए ईंधन लगेगा आपको। अगर मशीन है डीजल लगेगा, अगर आपका जनरेटर है तो इसका मतलब है भले ही आपने मशीन खरीद तो लिया है और उसका असर फिक्स कैपिटल पे पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका बिल्कुल असर वर्किंग कैपिटल पे नहीं होगा। तो ये जो आपकी मरम्मत का खर्चा है, ईंधन का खर्चा है वो मशीन का, वो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता में वृद्धि डालेगा। आपको याद होगा क्षमताओं में तीसरी चीज है, दूसरी चीज है कौशल। पहला उपकरण था, दूसरा कौशल। और आपको याद होगा कि अगर आपके पास कौशल नहीं है तो आप ट्रेनिंग में जा सकते हो, पर आप ये भी कर सकते हो कि भाई छोड़ दो, मेरे पास कौशल नहीं है, ठीक है मैं नहीं करूंगा काम, किसी और को हम नौकरी पर डालेंगे। तो जिस आदमी जिसके पास कौशल है उसको आप नौकरी पर लगा रहे हो तो उसको तो वेतन देना ही पड़ेगा आपको। अगर वेतन देना है तो आवश्यक वर्किंग कैपिटल की मात्रा बढ़ जाएगी। और खासकर सेवाओं का बिजनेस जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपके पास कौशल नहीं है और आप सेवा का बिजनेस चलाने, जैसे ब्यूटी पार्लर का बिजनेस चलाने की सोच रहे हो, तो अगर आपके पास कौशल नहीं है तो किसी और को रखना पड़ेगा आपको नौकरी पे, और उसकी सैलरी जो है, वेतन जो है, उससे आपका वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता बढ़ जाएगी हर महीने। तीसरा मद जो था वर्क ये क्षमताओं में, वो समय था। और समय और वर्किंग कैपिटल में सीधा जुड़ाव नहीं है, पर आप अगर सोचे तो आपको मिल जाएगा जुड़ाव। अगर आप बिजनेस चला रहे हो, आपके पास पर्याप्त समय नहीं है बिजनेस में डालने के लिए, तो आप क्या करेंगे? दुकान बंद तो नहीं करेंगे, किसी और को रखेंगे नौकरी पे। अगर किसी और को रखेंगे आप तो ये इसलिए नहीं रख रहे हो कि आपके पास कौशल नहीं है, इसलिए रख रहे हो कि आपके पास समय नहीं है। पर आपने अगर किसी और को नौकरी पर रख दिया तो बात घूम फिर के वहीं आ गई, आपको उन उस व्यक्ति का वेतन देना पड़ेगा। और अगर वेतन देना है तो आपका वर्किंग कैपिटल जो है आवश्यक, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो समय का भी प्रभाव वर्किंग कैपिटल पर है। तो एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा वर्किंग कैपिटल को हमने कैसे डिफाइन किया था। व्यवसाय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को चलाने के लिए आवश्यक पैसा, ऐसी हमने परिभाषा की थी वर्किंग कैपिटल की। पर ये जो है चीजें दिन प्रतिदिन, ये सर्व सामान्य चीजें हैं। पर कभी कभार ऐसे होता है कि व्यवसाय में असामान्य रूप से भी कैश बाहर जा सकती है। जैसे ऋण चुकाना है, आप ब्याज तो हर महीने दे रहे हो, पर ऋण अगर ईएमआई नहीं है, और बाद में ये मॉड्यूल में हम ईएमआई की तरफ थोड़ा गौर से देखेंगे, पर अगर ईएमआई नहीं चुका रहे हो आप, हर महीने सिर्फ आप ब्याज चुका रहे हो, तो साल में आपको कम से कम एक बार तो ऋण कुछ हद तक चुकाना पड़ेगा। और ये नियोजित चीजें हैं, ये आपको पहले से पता है। और कुछ चीजें ऐसी है जो अनियोजित है। मान लो अगर आपका मशीन अचानक बंद पड़ गया, तो आपको नया मशीन तुरंत खरीदना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो ये नियोजित कोई चीज नहीं है, ये अनियोजित चीजें हैं। तो ऐसी भी चीजें अक्सर बिजनेस में होती है,
जिससे कैश आपका बाहर जा सकता है। तो इसका मतलब है ये असामान्य रूप से जाने वाली चीजों का भी कैश या नकद पर प्रभाव है। और अगर नियोजित चीजें खासकर उस महीने आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। और अगर अनियोजित चीज है तो कुछ बोल नहीं सकते, फिर कभी भी हो सकता है कुछ भी। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि आप भले ही कैश फ्लो देख के वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट निकाल रहे हो, पर कुछ कुछ चीजें ऐसे होंगी बिजनेस में जो नियोजित भी हो सकती है और अनियोजित भी हो सकती है, जो बहुत बड़ा असर वर्किंग कैपिटल पर डालेगी या हो सकता है फिक्स कैपिटल पर डालेगी। तो इसका मतलब है आपके बिजनेस का जो कैश फ्लो है वो काफी हद तक बदल सकता है, नियोजित रूप से और अनियोजित रूप से भी। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, सिर्फ वर्किंग कैपिटल की बात नहीं हो रही है, पर कैश फ्लो की भी बात करना जरूरी है। तो आवश्यक नकदी जो है वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल की वजह से ही नहीं, पर कुछ नियोजित चीजों की वजह से और कुछ अनियोजित चीजों की वजह से भी हो आ सकती है। तो आइए अब देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल के लिए एक सूत्र हम कैसे बनाएं, और जिसके लिए 4 चरणों की, 4 कारकों की जरूरत है। तो उस पर एक नजर डालते हैं। तो ये हमने एक बार देखा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको निपटाऊंगा। तो 4 चीजों पर वर्किंग कैपिटल की जरूरत निर्भर है। एक है इन्वेंट्री, कि बिजनेस में कितनी इन्वेंट्री जरूरी है। दूसरा है डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट कवर करने के लिए आपके पास रेवेन्यू पर्याप्त है या नहीं है। तीसरा और चौथा है क्रेडिट पॉलिसीज। तीसरा है ग्राहकों के लिए और चौथा है सप्लायर के लिए क्रेडिट पॉलिसी। ये 4 चीजों का असर वर्किंग कैपिटल पे है, जो हम देख चुके हैं। अब ये 4 चीजों का इस्तेमाल करके हम एक सूत्र बनाएंगे जो काम आएगा वर्किंग कैपिटल की गणना करने के लिए। और ये धारणा या सूत्र बनाने के लिए हम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अजम्पशन, बनाएंगे। इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि भाई ये महीने जो चीज होने वाली है वो बिल्कुल उसी तरह होगी जो पिछले महीने हुई थी। इसका मतलब है हर महीना अलग नहीं होने वाला है साल में, इसीलिए हम एक सर्वसाधारण महीने को लेके चलेंगे। अब जैसे आप मासिक वेतन दे रहे हो किसी को, तो हर महीना देंगे आप। तो इसका मतलब है अगर आपने सर्वसाधारण महीना मान लिया, कोई मार्च पकड़ लो, तो मार्च में जिस तरह की चीजें होंगी उसी तरह की चीजें अप्रैल में भी होने वाली है और उसी तरह की चीजें फरवरी में भी हुई है। तो इसीलिए हम सर्वसाधारण महीने को लेके एक सूत्र बनाएंगे। तो पिछले महीने का आपके पास अगर कैश फ्लो है, तो मान लो पिछला महीना आपका सर्वसाधारण महीना है और उसका कैश फ्लो जो है आपके पास, उनमें जो चीजें हैं उनको लेके हम एक सूत्र बनाएंगे। तो थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कैसे करें इसको। तो सबसे पहला स्टेप है, 4 स्टेप है, उसमें से पहला स्टेप यह है कि हम पिछले महीने को देखेंगे और उस महीने के कैश फ्लो में सबसे पहले तो सभी आवर्ती गतिविधियों को सूचीबद्ध करेंगे जिसके कारण हमारा कैश बाहर गया है, मतलब कैश आउटफ्लो। और ये सारी चीजों को और इस इन सारी राशियों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमको चालू महीने के लिए फोरकास्टेड आवर्ती कैश आउटफ्लो मिलेगा। अब इसमें 4 शब्द है। फोरकास्टेड का मतलब क्या है? अनुमानित। आवर्ती, आपको पता है
जो बार बार होती है चीजें। कैश आउटफ्लो पता है आपको, जो जिस कारण नकद बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो इसको हम तभी बना पाएंगे जब पिछले महीने का कैश फ्लो देखेंगे और उसमें हम उन गतिविधियों की सूची बनाएंगे जिसके कारण कैश का भुगतान करना पड़ा है और जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जिसको हम आवर्ती कहेंगे। अब इसी तरह से उसी कैश फ्लो को लेके हम उन चीजों को देखेंगे जिनके द्वारा व्यवसाय ने कैश प्राप्त किया है, और अगर उन राशियों को हम जोड़ेंगे तो हमको चालू महीने के लिए फोरकास्टेड का आवर्ती कैश इनफ्लो मिल जाएगा। तो दो चीजें हमने बनाई है, एक आपको फोरकास्टेड आवर्ती कैश आउटफ्लो मिल गया स्टेप नंबर 1 में से पहला जो भाग है उसमें, और उसी स्टेप में दूसरे भाग से आपको फोरकास्टेड आवर्ती कैश इनफ्लो मिल गया। अब ये दोनों का इस्तेमाल करके हम पहला सूत्र बनाएंगे, और सूत्र यह है कि इस अवधि के लिए आवश्यक वर्किंग कैपिटल कितना है। तो इस अवधि के लिए जो फोरकास्टेड आवर्ती कैश आउटफ्लो है, उससे अगर आप उस अवधि के लिए फोरकास्टेड आवर्ती कैश इनफ्लो को घटा देंगे तो जो भी चीज बचेगा उसकी आवश्यकता बिजनेस को है। तो एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा। मान लो आपने ये जो पहला हिस्सा है स्टेप नंबर 1 से, उससे हमने निकाल लिया कि आपका फोरकास्टेड आवर्ती कैश आउटफ्लो महीने का 6,000 है। मतलब 6,000 रुपए आपका कैश बाहर जा रहा है बिजनेस से वो महीने। और ये दूसरे भाग को लेके आपका फोरकास्टेड आवर्ती कैश इनफ्लो 4,000 रुपया है। इसका मतलब है महीने में 4,000 रुपया अंदर आ रहा है। अगर 6,000 रुपया बाहर जा रहा है और 4,000 रुपया अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है 2,000 की आपके पास कमी है। और यही वो सूत्र बना रहा है आपको, बता रहा है आपको। तो इसका मतलब है इस अवधि के लिए आपको आवश्यक वर्किंग कैपिटल 2,000 रुपया है, वो कहीं से आपको लाना पड़ेगा, उधार लाना पड़ेगा या आपके जेब से डालना पड़ेगा। पर ये सिर्फ पहला स्टेप है, इसको आगे बढ़ाना है। तो दूसरे स्टेप की तरफ देखते हैं। पर आपको याद होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक और चीज आती है जो जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं, और हर महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो उसके बाद वाले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो अगर ये महीने में आपका कुछ ओपनिंग कैश बैलेंस है, इसका मतलब है आप महीने की शुरुआत कुछ 500 रुपया मान लो लेके कर रहे हो, तो ये प्रारंभिक राशि आपके हाथ में पहले दिन से ही है। तो अगर ये राशि आपके हाथ में है तो आवश्यक वर्किंग कैपिटल की मात्रा इससे कम हो जाएगी, और इसीलिए हम वो सूत्र को थोड़ा चेंज करेंगे जैसे दिखाई दे रहा है नीचे। तो पहले दो आइटम है सूत्र के वही रहेंगे, अवधि के लिए फोरकास्टेड आवर्ती कैश आउटफ्लो, उससे हम उस अवधि के लिए फोरकास्टेड आवर्ती कैश इनफ्लोस को घटा देंगे उससे हम, पर उससे हम ओपनिंग कैश बैलेंस को भी घटा देंगे। अब हमारा उदाहरण क्या था आपको याद है, पहला नंबर था 6,000, दूसरा नंबर था 4,000। तो 4,000 6,000 से घटा के 2,000 आ गया। पर मान लो आपका ओपनिंग बैलेंस है 500, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 2,000 नहीं है, सिर्फ 1,500 है, क्योंकि 500 आपके हाथ में है ऑलरेडी। तो ये रहा दूसरे स्टेप के बाद सूत्र। अब तीसरा स्टेप देखते हैं। कुछ कुछ बिजनेस में हम ग्राहकों को ये कहते हैं कि भाई आप खरीद लिए, आज ले जाइए चीज, पर इसका पैसा आप बाद में देना। इसका मतलब है हम उनको क्रेडिट दे रहे हैं। तो जो पैसा उनसे लेना बाकी है वो उसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। आपको याद होगा बैलेंस शीट में थोड़ा डिस्कशन हुआ था इसके बारे में। तो इस राशि को हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं।
अब ये सोचना है कि आपको पिछले महीने का जो अकाउंट्स रिसीवेबल था उसका भुगतान कस्टमर कब करेगा, ये महीने करेगा। तो इसका मतलब है ये महीने के में आपके पास कुछ पैसा आ जाएगा जो कस्टमर अभी तक दिया नहीं है, और इसीलिए सूत्र को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। पर उसके पहले आपको ये सोचना है कि अगर अकाउंट्स रिसीवेबल की भुगतान आप कर रहे हो ये महीने, तो इस महीने में वर्किंग कैपिटल पर उसका क्या प्रभाव होगा। और अगर आपने ठीक से सोचा है तो बात बिल्कुल सरल है। अगर इस महीने आप व्यवसाय, पिछले महीने में आपने जो अकाउंट्स रिसीवेबल थे आपके, उसका कैश अगर आप इकट्ठा कर रहे हो ये महीने में, तो आपका कैश कुछ अंदर आना ज्यादा हो जाएगा, मतलब आपको सहायता मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि आवश्यक वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा आपका। तो इसीलिए हम सूत्र को थोड़ा फिर से बदलेंगे। अब पहले तीन आइटम वही रहेंगे। ये रहा कैश आउटफ्लो, उससे हम कैश इनफ्लो को घटाएंगे, उससे हम ओपनिंग बैलेंस घटाएंगे। अब एक और चीज घटाएंगे उसमें से। अगर इस अवधि में पिछली अवधि से जो अकाउंट्स रिसीवेबल की है उसकी आप अगर वसूली करेंगे, तो वो नंबर भी आपको घटाना है, क्योंकि उसकी सहायता आपको मिल रही है। आपको अब हमारे एग्जाम्पल के नंबर याद होंगे। कैश आउटफ्लो 6000 था, कैश इनफ्लो 4000 था, ओपनिंग बैलेंस 500 था। तो पहले तीन नंबर को मिला के आपकी आवश्यक वर्किंग कैपिटल की जरूरत थी 1500 रुपया। पर मान लो अगर आपका 300 रुपया अकाउंट्स रिसीवेबल है पिछले महीने का और आप कलेक्ट कर रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल आपका 1500 जरूरत नहीं है, उसमें से आपको 300 घटाना पड़ेगा, और सिर्फ 1200 रुपए की जरूरत है आपको ये महीने में। तो ये रहा स्टेप नंबर 3। एक और स्टेप आपको लेना पड़ेगा बिजनेस में। जैसे हम ग्राहकों को क्रेडिट देते हैं, उसी तरह से हम सप्लायर से क्रेडिट लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिया है, एक चाय की दुकान में अगर मालिक महीने में दूध खरीद रहा है पर रोज उसका पैसा नहीं दे रहा है और उसका भुगतान अगले महीने करेगा, तो ये जो राशि है इसको हम अकाउंट्स पेबल कहेंगे। ये भी हमने देखा है बैलेंस शीट में। पर इसका मतलब ये भी है कि अगर आप ये महीने की बात कर रहे हो तो पिछले महीने का जो अकाउंट्स पेबल देना है आपको, ये तो ये महीने के शुरुआत में देना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो इसको लेके वर्किंग कैपिटल पर असर होगा, ये सोचना है आपको। इसका प्रभाव होगा, तो सोचिए जरा। और अगर आपने ठीक से सोचा है तो आपको ये इजी है कि पिछले महीने अगर आपका कुछ अकाउंट्स पेबल पेंडिंग है, तो वो राशि आपके जेब से महीने के शुरुआत में ही अभी चली जाएगी। तो इसका मतलब है इस महीने का जो वर्किंग कैपिटल है उसकी आवश्यकता बढ़ गई। और एक बार फिर हम फॉर्मूला या सूत्र को बदलेंगे। तो पहले चारों की चारों नंबर उसी तरह से है। आपका आउटफ्लो है, फिर इनफ्लो है, फिर ओपनिंग बैलेंस है, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल्स का जो आपने भुगतान किया वसूली किया है। पर अब इसको जोड़ना है, क्योंकि ये पैसा आपकी जेब से झट से चला गया। अब वही उदाहरण पे चलते, आपको याद होगा आपका कैश आउटफ्लो है 6000। 6000 में से आपका 4000 घट रहा है जो इनफ्लो है, तो बचा 2000। आपका ओपनिंग बैलेंस है 500, अगर 500 घटा देंगे आप 2000 से तो बचा 1500। आपका अकाउंट्स रिसीवेबल पिछले महीने का 300 है जो आप कलेक्ट करेंगे,
तो 1500 से 300 हटा देंगे आप, तो बचेगा 1200। पर मान लो पिछले महीने में आपने जो दूध लिया था उसका पैसा देना बचा है, अकाउंट्स पेबल है 500 रुपया। तो 500 रुपया आपको 1200 में जोड़ना पड़ेगा और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका आ गया 1700। तो इस तरह हमने फॉर्मूला ये डेवलप किया है स्टेप बाय स्टेप को लेके, और ये अंतिम संस्करण है जिसका हम उपयोग आवश्यक वर्किंग कैपिटल की गणना के लिए करेंगे। तो ये आपके लिए अभ्यास है। तो फिर से आप वो दो व्यवसायों की तरफ जाइएगा, एक आपका खुद का है और हो सकता है दूसरा जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ये 2 महीना, ये दो व्यवसायों के लिए आपको महीने के वर्किंग कैपिटल की गणना करनी है फॉर्मूला को लेके। तो सबसे पहले तो आपको देखना है पिछले महीने का कैश फ्लो, खास करके पहला बिजनेस जो आपका खुद का है या आपके फ्रेंड का है या आपके रिश्तेदार का है। अगर बिजनेस का आइडिया है तो आपको कैश फ्लो बनाना पड़ेगा आइडिया को लेके। तो सबसे पहले तो आपको देखना है आवर्ती गतिविधियों को, और जिसमें इस तरह की चीजें शामिल होगी, कच्चा माल है, भत्ता, वेतन है, किराया है, मरम्मत है, आदि चीजें। और इन चीजों को लेके आपको आवर्ती गतिविधियों के लिए कितना कैश प्राप्त हुआ था और कितना कैश गया है ये सोचना है। और फिर आपको ये भी सोचना है अकाउंट्स रिसीवेबल कितना होगा, हो सकता है अगर आपका आइडिया है तो। आपका अगर बिजनेस है तो आपको पता होगा अकाउंट्स रिसीवेबल कितना है। उसी तरह से अकाउंट्स पेबल के बारे में भी सोचना है। अगर आपका बिजनेस खुद का है तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी आ जाएगा। तो ये सब लेके पिछले स्लाइड में जो आपको सूत्र दिखाया था उसका उपयोग करके आपको निकालना है कि आगे का महीने में आपको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता कितनी है। तो हमारे की पॉइंट्स इस तरह से हैं। वर्किंग कैपिटल एक व्यवसाय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को चलाने के लिए आवश्यक पैसा है, और आमतौर पर इसकी गणना हम एक महीने के लिए करते हैं। और चार चीजों पर यह निर्भर है। एक तो है इन्वेंट्री, दूसरा है आपका डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, और आपका रेवेन्यू अगर पर्याप्त है या नहीं है। तीसरा है क्रेडिट शर्तें, क्रेडिट पॉलिसीज, जो ग्राहकों के लिए है और सप्लायरों के लिए भी है। तो ये चार चीजों का असर आवश्यक वर्किंग कैपिटल पर पड़ता है। तो ये आपके पास एक और एक्सरसाइज है। मान लो रामू की दुकान है, स्वादिष्ट चाय की दुकान है, जो एक मार्ग पर है, और दुकान का मालिक रामू दुकान में काम भी कर रहा है। और रामू चाय, कॉफी, नाश्ता वगैरह बनाता है और यात्रियों को बेचता है। तो अप्रैल के आखिरी दिन, उस रात को, आगे का महीना जो मई है उसके बारे में रामू सोच रहा है कि भाई कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। और वो अप्रैल का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उन आंकड़ों को देख रहा है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और वो देखने के बाद आपको ये सुनिश्चित करना है कि वो कैश फ्लो में कौन सी चीजें हैं जो रोजमर्रा की चीजें हैं जो मई में जारी रहेगी। तो उन चीजों को लेके आपको वर्किंग कैपिटल की गणना करनी है। तो ये रहा डेटा जो देख रहा है रामू अप्रैल का। तो पिछले महीने का अकाउंट्स रिसीवेबल है 1500, मतलब ये अप्रैल की बात हो रही है। तो मार्च में जो अकाउंट्स रिसीवेबल था वो अप्रैल में कलेक्ट किया था 1500। हेल्पर को वेतन दिया था अप्रैल में 2500। अप्रैल में
कच्चा माल खरीदा है क्रेडिट पर 5,000 रुपए का। अप्रैल में पिछले महीने मतलब मार्च में जो खरीदा था क्रेडिट पर, उसका पेमेंट हुआ है 4,800। मई का जो किराया है वो अप्रैल में ही एडवांस में दे दिया है। पानी का बिल 500 रुपया है। एक जो स्टव था वो काम नहीं कर रहा था, तो वो निकाल दिया है रामू ने और नया खरीदा है 7,500 रुपया देके अप्रैल में। और चाय नाश्ता बेचने के बाद 16,500 रुपया आया है रेवेन्यू से। क्लोजिंग बैलेंस है अप्रैल का 2,800। रामू ने अपने खुद के जेब से 1,000 रुपया कोई दोस्त को दिया है उधार। कच्चा माल की खरीदी हुई है कुछ 2,000 रुपए की, और कुछ मरम्मत पर खर्चा हुआ है 200 रुपया। तो ये रहा आपका लेन देन अप्रैल का। तो इसको लेके, इस लेन देन को लेके आपको सूत्र का उपयोग करके ये बताना है कि मई महीने में आपका अनुमान कितना है वर्किंग कैपिटल का। तो ये है आपकी एक्सरसाइज।